नमस्कार एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, हमने मौर्य काल का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था। इसके पश्चात हमने वहाँ की सामाजिक दशा को भी पढ़ लिया था। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने आए हैं उसका नाम है मौर्य काल में आर्थिक दशा। मौर्य काल में आर्थिक दशा, आर्थिक स्थिति क्या थी वहाँ की, उस काल में किस प्रकार से लोग अपना निवास करते थे, उनका जीविकोपार्जन का क्या साधन था और वे लोग क्या क्या करते थे अपने अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए, इस बारे में आज बातें होंगी। और यह जो आने वाली बीपीएससी, जेपीएससी और जो सभी परीक्षाएं हैं उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। दोस्तों, और एक बात मैं बता दूं आपको कि मौर्य काल का आर्थिक स्थिति से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसमें हम अपने उत्तर को किस प्रकार से लिखेंगे कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य काल के आर्थिक दशा के को वर्णन करें तो हम क्या लिखेंगे, या ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मौर्य काल का समाज कितने भागों में था और वे अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे। तो इन्हीं सभी सवालों का इस प्रश्न में, इस वीडियो में आपको जवाब मिलेंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जहाँ तक हो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का कोशिश करें, क्योंकि यह चैनल ऐसा है जो आपको फ्री में कंटेंट उपलब्ध करा रही है और आप लोगों को ध्यान में रख के बना रही है सारे कंटेंट को। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें और हमारा जो मोटो है सभी के लिए विमुक्त में क्लास, इस चीज़ को आप चरितार्थ करें। दोस्तों, सभी इंस्टीट्यूट्स अभी बंद हैं, वे लोग क्लास ले रहे हैं, लेकिन यह चैनल इंस्टीट्यूट खुले या ना खुले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चैनल में सारे कंटेंट आपको फ्री में उपलब्ध होंगे और इंस्टीट्यूट खुलने के बाद भी और उसके बाद भी हमेशा के लिए आपको फ्री में कंटेंट मिलेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल में आर्थिक दशा क्या थी, क्या थे वहाँ के कृषि, कैसी थी वहाँ की वाणिज्य व्यवस्था, और इसके साथ में एक प्रश्न ऐड हो जाता है आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति को। तो हम वीडियो में दोनों ही बातों पर चर्चा करेंगे। धार्मिक स्थिति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बोरिंग नहीं होने दूंगा, इसका मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो मौर्य काल का आर्थिक दशा क्या था? तो मौर्य युग में अधिकांश जनता किस पर थी आधारित? कृषि पर। यह कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो कृषि से संबंधित जो बातें होगी उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मौर्य युग में अधिकांश जो जनता थी वो कृषि को जीवन का आधार था। उस काल में कृषि जो था वो जीवन का आधार था। भूमि राजा तथा कृषक दोनों के अधिकार में होती थी। राजा के अधिकार में भी और कृषकों के अधिकार में भी भूमि होती थी। कृषक जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया, कृषक युद्ध और अन्य राजकीय कार्यों से जो था, अन्य राजकीय कार्य जो था उससे वे लोग मुक्त थे, इसलिए वे अपना कृषि पर सारा ध्यान देते थे और सारा समय अपने खेतों पर ही बिताते थे। लोहे का उपकरण का इस समय तक खोज हो चुका था और इससे इसका जो उत्पादन था बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। तो इस काल में कृषि कार्य और ज़्यादा सुगम हो गए थे। इस काल में कृषि कार्य का जो सुगमता का कारण था कि लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे से कुल्हाड़ियों का आविष्कार हो चुका था, फाल का आविष्कार हो चुका था, पहिए का आविष्कार हो चुका था, जो कि कृषि कार्य के लिए बड़े पैमाने पे प्रयोग में आते हैं। और राज्य की ओर से भी जो कृषि थे उसको प्रोत्साहन मिलता था। युद्ध के समय में खेतों को हानि न पहुंचने का आदेश दिया जाता था। राजा यह आदेश देता था
कि युद्ध ऐसी जगह पर हो या युद्ध के दौरान किसी प्रकार के खेती या कृषि को हानि न पहुंचे। कृषि को क्षति पहुंचाने वाले, जो भी कृषि को क्षति पहुंचाता था, जैसे कीड़े मकोड़े तथा पशु पक्षी इत्यादि को नष्ट करने के लिए राज्य की ओर से गोपालक और शिकारी दो पद थे। गोपालक कहा जाता था और शिकारी उसकी नियुक्ति की जाती थी। और जो अधिकतर जो बंजर भूमि हुआ करता था उसे कृषि योग्य भूमि बनाने पर भी जोर दिया जाता था। भूमि मौर्य काल में उर्वरा थी और प्रतिवर्ष यहाँ 2 फसल आसानी से, इन क्षेत्रों में 2 फसल आसानी से उपजाए जा सकते थे। इसके बाद भी देश में जो अकाल जो पड़ता था, इस काल में अकाल का ऐसा कोई वर्णन नहीं है, यानी कि अकाल कभी नहीं पड़ा था। गेहूं, जौ, चना, चावल, ईख, तिल, सरसों इत्यादि का खेती सामान्य रूप से की जाती थी। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी इस समय, और मेगास्थनीज ने लिखा है कि भूमि का अधिकांश भाग सिंचित था, यानी कि सिंचाई की सुविधा थी। इसके लिए कुछ पदाधिकारियों का भी नियुक्ति की गई थी, जो ठीक ठाक से नहरों द्वारा खेतों तक पानी कैसे पहुंचा जाए, इस बारे में प्रबंध करते थे। अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह लिखा हुआ है कि यहाँ 4 विधियां थी सिंचाई का। हाथ के द्वारा, कंधों के द्वारा जो कंधों से पानी लेके जाते थे, और मशीन द्वारा, तथा नदियों और तालाबों से भी सिंचाई की व्यवस्था होती थी। तो कृषि क्षेत्र में ये सब देखेंगे। और एक चीज है कि सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक जगह में लिखा गया है, सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक झील का निर्माण किया गया था। इसे सुदर्शन झील कहा जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख में, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें भी इस झील का निर्माण कार्य चंद्रगुप्त का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त थे, तो उन्होंने इसका निर्माण प्रारंभ कराया था। और अशोक का जो राज्यपाल थे तुषप ने इसको पूरा करवाया था। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। अगर राजा का नाम रहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जाएगा, और अगर राज्यपाल का नाम रहेगा तो पुष्यगुप्त रहेगा, और किसने पूरा करवाया था तो उसका नाम होगा तुषास्प। इसको लिख देते हैं, सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था, शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। राज्यपाल, अगर राज्यपाल का नाम आएगा, राज्यपाल कौन था, तो यहां पर हो जाएगा पुष्यगुप्त। और पूरा किसने करवाया था? तो पूरा किसने करवाया था, किसके काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था, और उसका नाम था तुषास्प। तुषास्प ने इसे पूरा करवाया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं हमारे प्रारंभिक परीक्षा में। पशुओं में जो इसका कृषि हो गया। अब पशुपालन में देखते हैं, पशुओं में किसका गाय, भैंस, ऊंट, गधे, सुअर, कुत्ते आदि का पालन इस समय किया जाता था। राज्य की ओर से चारागाहों का भी व्यवस्था किया गया था, यानी कि चारागाह निश्चित जगह पर बनी हुई थी, और चारागाहों का भी व्यवस्था राज्य के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि चंद्रगुप्त के समय में पशुधन विकास के लिए एक विशेष विभाग का भी था, जो पशुओं का भरण पोषण और उसकी चिकित्सा संबंधी कार्य को करते थे। अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें यह लिखा हुआ है कि इसके लिए एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, और वही डिपार्टमेंट जो है आपका इसका जो पशुपालन में पशुओं का भरण पोषण कैसे होगा, चारा कैसे कहाँ से उपलब्ध होगा, या उसमें जो बीमारी आ जाएगी, अगर किसी पशु को कोई किसी प्रकार का बीमारी आती है तो उसका चिकित्सा का भी उचित व्यवस्था किया गया था, ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। मौर्य युग में व्यापार व्यवसाय क्या था? कृषि हो गया आपका, दूसरा पशुपालन हो गया जो आधार होता है, अब तीसरा है व्यापार। व्यापार व्यवस्था क्या थी मौर्य काल में? तो मौर्य युग का व्यापार व्यवस्था अत्यधिक उन्नत थी, और मौर्य सम्राटों ने सड़कों का निर्माण करवाया था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था लगभग, तो भारतीय उपमहाद्वीप में आसानी से व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता था। इसके साथ आपको आंतरिक तथा बाह्य व्यापार
दोनों ही क्षेत्र में प्रगति हुई थी और आंतरिक तथा बाह्य व्यापार दोनों ही सुगमता से की जाती थी। इसके लिए बहुत सारे टर्म है कि कहाँ कहाँ से व्यापार होते थे, इस बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। तो इस समय भारत में बाह्य जो व्यापार होता था वो मुख्य रूप से सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देश से। व्यापार किससे होती थी? सीरिया, मिस्र और पश्चिमी देशों से व्यापार की जाती थी। पश्चिमी देशों से व्यापार होती थी इस काल में। इस काल में व्यापार जो है सीरिया, मिस्र और पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में यह व्यापार जो पश्चिमी भारत में भृगु कच्छ एक जगह का नाम है, भृगु कच्छ और पूर्वी भारत में जो था वो ताम्रलिप्ति से, बहुत इंपॉर्टेंट है, भृगु कच्छ और ताम्रलिप्ति का बंदरगाह से होता था। विदेशों का व्यापार जो होता था वहां से होता है। एक और है बारबेरिकम जो बंदरगाह है जो सिंधु के मुहाने में होता है। बारबेरिकम बंदरगाह जो है, बारबेरिकम बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर है। यहाँ से भी व्यापार हुआ करता था। यूनानी और रोमन लेखक ने भारत में समुद्री व्यापार का वर्णन किया है। उन्होंने भी समुद्री व्यापार का वर्णन किया है। एरियन जो यूनानी लेखक था, उन्होंने लिखा है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने के लिए यूनान के बाजारों तक जाते थे। भारतीय व्यापारी मुक्ता, जो माणिक और मुक्ता जो सुने हैं उसी के बारे में। भारतीय व्यापारी मुक्ता का व्यापार करने के लिए कहाँ जाते थे? यूनान तक जाते थे। और व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल में हो चुका था, तभी वे लोग समुद्र से व्यापार कर पाते थे। यह राज्य के नियंत्रण में होता था, यानी कि जैसा आज है उसी प्रकार से उस समय भी होता था। राज्य के नियंत्रण में होता था और व्यापारियों को किराए का जहाज राज्य प्रोवाइड करवाता था। इसके लिए एक पद होता है, आप पढ़ेंगे, नवाध्यक्ष। जब हम मौर्य प्रशासन पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे इन सब पदों को। तो उसमें एक नवाध्यक्ष नाम का पदाधिकारी होता था जो इस व्यापारिक जहाजों का देखरेख करता था और उसका नियंत्रण उन्हीं के हाथों में होता था। समुद्री मार्ग से आने वाली वस्तुएं जो थी उसको क्षतिग्रस्त ना हो, इसके लिए राज्य उन पर शुल्क नहीं लेता था। अगर वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाए तो उस पर शुल्क नहीं लेता था, और बल्कि क्षति जितना भी हुआ है उसके अनुपात को घटा दिया जाता था। क्षति के अनुपात को घटा के उसका जो दाम होता था उस दाम को दे दिया जाता था। अर्थशास्त्र में विदेशों के साथ जो एक ये लिखा है, व्यापारियों के कफिला के बारे में जो शब्द बताया गया उसका नाम है आपका सार्थबाहो। आप देखेंगे सार्थबाहो एक शब्द है, टर्म है, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यापारियों का काफिला। इसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। देश का आंतरिक व्यापार भी प्रगति पर था इस काल में। इस समय देश के अंदर अनेक व्यापारिक मार्गों का निर्माण हो चुका था, और मार्ग जो बंगाल के समुद्र तट से ताम्रलिप्ति के बंदरगाह तक और पश्चिमोत्तर में पुष्पकालिक एक जगह का नाम है पुष्पकलावती नामक जगह तक जाता था। इसे उत्तरापथ भी कहा जाता था। इसको एक अलग नाम भी दिया गया था जिसे टर्म उत्तरापथ भी कहा जाता था। जिस पर उत्तरापथ में अब पूछता है उत्तरापथ। आप उत्तरापथ स्वामी इस टाइप का टर्म आप पढ़ेंगे तो उत्तरापथ में कौन कौन आते थे इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उत्तरापथ में जो जगह आते थे वो उसमें क्या कौन कौन से जगह आते थे? चंपा, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, और श्रावस्ती, ये उत्तरापथ में आते थे। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। क्या क्या बोले मैंने? वो देखिए, उत्तरापथ में चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी और श्रावस्ती, ये उत्तरापथ में आते थे। इसमें और भी जुड़ जाएंगे, जैसे कि आप लिखेंगे और भी जोड़ के
तो उसमें आएगा गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्यपुज, हस्तिनापुर, साकाल और तक्षशिला। ये सारे उत्तरापथ में आते थे। ये सारे प्रमुख नगर थे जिसके बीच में एक उत्तरापथ नाम से जो राज्य मार्ग था उसके बारे में यहाँ पर मैं चर्चा किया हूँ। ठीक है। और उसी प्रकार से एक जो प्रतिष्ठित मार्ग था उसका दूसरा मार्ग पश्चिमी पाटल नाम से, जो पश्चिमी पाटल नाम से था। जो पश्चिमी पाटल होता था, पश्चिमी पाटल में कौन कौन से जो राज्य उस टाइम आते थे वो था आपका कौशाम्बी, और जो उसका समीप में जो उत्तरापथ मिलता था वो पश्चिमी पाटल के नाम पर, यानी कि कौशाम्बी के साथ में जो मिलते थे ये सारे आपका पश्चिमी, दूसरा मार्ग पश्चिमी मार्ग में भी आ जाता था। एक तीसरा मार्ग के बारे में बताया गया है व्यापार के लिए, उसका प्रतिष्ठान उत्तर में श्रावस्ती तक जाता है और फिर महिष्मती, उज्जैन और विदिशा आदि को जोड़ता है। इस प्रकार से तीसरा मार्ग हो गया। और चौथा जो व्यापारिक मार्ग था उसमें मार्ग में भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था। भृगु कच्छ जो हमने पहले बताया यहाँ पर बंदरगाह है, वो भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था। इस प्रकार से उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्वी, पश्चिमी सभी जगहों पे व्यापारिक मार्ग बने हुए थे और परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। व्यापार के ऊपर जैसा कि हमने बताया राज्य का नियंत्रण होता था और इसके लिए एक अधिकारी होता था पनाध्यक्ष। व्यापार में जो राज्य का नियंत्रण होता था इसमें एक अधिकारी का नाम आता है जिसका नाम था पनाध्यक्ष। और वह पनाध्यक्ष क्या करता था, सूक्ष्मता से बिक्री का निरीक्षण करता था, साथ में वह वस्तुओं का मूल्य निर्धारित भी करता था। बिक्री का नियंत्रण भी करता था, वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण भी वही करता था। और यानी कि इससे क्या होता था कि व्यापारी अपना मनमौजी लाभ न कमा सके, इस आधार पर यह थी, मतलब एक प्रकार का बाजार व्यवस्था बनी हुई थी। व्यापारियों की लाभ की दरें भी निश्चित थी। और इस काल में व्यापार में व्यापारियों की जो लाभ का दर था उसको निश्चित कर दिया गया था कि आप एक वस्तु पर इससे ज़्यादा लाभ नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से क्या था कि टैक्स की भी चोरी नहीं होती थी और राजकोष में जो यही होता था आपका टैक्स जो जमा होता था उसमें भी एक जानकारी के अनुसार होता था कि इतना टैक्स यहाँ से आने वाले हैं। व्यापारी जो होता वो स्थानीय वस्तुओं पर, इस काल में जो व्यापारी थे वो स्थानीय वस्तुओं पर 5% का कर लगाते थे, 5% का, और विदेशी वस्तुओं पर 10% का मुनाफा कमा सकते थे। यानी कि जो मुनाफा का रेट था वह स्थानीय वस्तुओं पर 5% का था और विदेशी से अगर आयात करता है तो उस पर 10% का मुनाफा लिया जा सकता था। देश के भीतर जो व्यवसाय था, उद्योग धंधे थे, वह काफ़ी विकसित स्थिति में थे। इस काल में कपड़ा बुनने वाला, इस युग में कपड़ा उद्योग जो था एक प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि इसके मदुरा जो कपड़ा का उद्योग था वो कहाँ कहाँ पर था इस बारे में, तो उसमें मदुरा, उपारांतक, कलिंग, काशी, बंग, वत्स और महिष, जहाँ पर सर्वोत्कृष्ट कपड़े का जो सूती वस्त्र होता था वो तैयार किया जाता था। अन्य वस्त्रों में एक वस्त्र का नाम होता है दुकल, जो श्वेत चिकना वस्त्र होता था, तथा एक वस्त्र होता था छोम। दुकल और छोम जो होता था छोम जो होता था एक प्रकार का रेशमी वस्त्र होता था जिसका उल्लेख इसमें मिलता था, लेकिन ये संभ्रांत परिवारों के लिए ही बनाए जाते थे। चीन की भूमि में जो एक कोसे नाम का वस्त्र होता था जिसे रेशमी वस्त्र कहा जाता था उसका भी, और नेपाल से जो कंबल का यूज होता था उसका भी उल्लेख हमें यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि चीन से रेशमी वस्त्र और नेपाल से कंबल का उल्लेख हमें मिल जाते हैं। चर्म उद्योग की भी उन्नति इस समय हो गई थी। एरियन ने भारतीयों के द्वारा श्वेत चमड़ों के जूते को पहने जाने का उल्लेख किया है और जो काफ़ी सुंदर होते थे। और बढ़ईगिरी भी एक प्रमुख उद्योग था, बढ़ईगिरी भी एक प्रमुख उद्योग के रूप में यहाँ था। बढ़ई क्या कार्य करता है आप लोग जानते हैं। बढ़ई लकड़ियों से विविध प्रकार का उपकरण बनाते थे और कुम्हार की खुदाई के साथ साथ बड़े एवं आश्चर्य ढंग से चर्चित लकड़ी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। कुम्हरार जो जगह है वहाँ पर खुदाई के दौरान हमें जो प्राप्त हुए वह एक लकड़ी का चबूतरा है जिसमें काष्ठ शिल्प का प्रयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि कितना विकसित यहाँ की कारीगरी थी और बढ़ईगिरी कितना विकसित यहाँ पर रही है। इसके अतिरिक्त धातुकारी का उद्योग भी उन्नति पर था। धातुकारी का जो उद्योग था वह भी उन्नति पर था।
बढ़ई कार्य के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि यहाँ का व्यापार में आपका आभूषणों का क्या रोल था और धातु कर्म ये लोग किस प्रकार से करते थे। तो इस दौरान सोना चांदी लोहा शीशा टीना, सोना चांदी लोहा शीशा टीना कांसा आदि वस्तुओं का खोज हो चुका था। इन सभी का से विविध प्रकार के अस्त्र गहने आभूषण जिसको बोलते हैं तथा उपकरण बनाए जाने लगे थे। तक्षशिला का भीर टीला, तक्षशिला का भीर टीला जो था, तक्षशिला में एक स्थान मिलता है भीर टीला, वहाँ पर खुदाई करने से हमें क्या मिला है, बहुमूल्य आभूषण मिले हैं। और इससे प्रमाण क्या होता है कि इस दौरान आभूषण निर्माण कला में ये लोग दक्ष थे। धातुओं को गलाने के लिए ये लोग भट्टियों का भी और शुद्ध करने के लिए, शुद्धता को करने के लिए गलाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी इन लोगों को जानकारियाँ थी। पाषाण तराशने का भी प्रमाण मिला है। पत्थरों को तराशने का उद्योग में अच्छा खासा विकसित किया हुआ था। इस समय में एकास्मक पाषाण जो हुआ करते थे, एक ही पत्थर का एकास्मक पाषाण मतलब एक बड़े से पत्थर में पाषाण को तराश कर उसमें उत्कृष्ट जो आकृति बनाई जाती थी, इसका बहुत सारे साक्ष्य हमें मिला है। इसके साथ 50 टन के वजन तथा 30 फीट से अधिक लंबी, 50 फीट के वजन तथा 30 फीट से अधिक लंबी और ऊंचाई वाले स्तंभों का 500-600 मील तक दूरी में ले जाकर स्थापित करने की कला भी यहाँ की इंजीनियरिंग को दर्शाती है, यानी कि अभियांत्रिकी कुशलता को दर्शाती है। तो आज के वैज्ञानिक युग में भी एक आश्चर्य की वस्तु देखने को प्रतीत होता है कि हाथी के दांत से भी सुंदर एवं आकर्षक उपकरण तैयार किए जाते थे। हाथी के दांत से सुंदर एवं आकर्षक उपकरण तैयार किए जाते थे। इस समय विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ बहुतायत में मिलते थे और अर्थशास्त्र में समुद्री तथा भूमिगत दोनों प्रकार के खानों का उल्लेख भी किया गया है, जिसके लिए अलग अलग पदाधिकारियों का वर्णन भी अर्थशास्त्र में किया गया है। समुद्री खानों के अधीक्षक जो होते थे उसका काम उससे प्राप्त होने वाले हीरे मोती मूंगा शंख इत्यादि जो बहुमूल्य पत्थर होते थे उसका संग्रहण की देखभाल करना होता था। और भूमिगत खदानों से जो खानों के अधीक्षक होते थे वह नई खानों का खोज करते थे तथा पुरानी खानों का रख रखाव करते थे। खानों में इस काम करने वाले श्रमिकों के पास वैज्ञानिक उपकरण होते थे। उस काल में भी खानों में काम करने वाले श्रमिकों के पास वैज्ञानिक उपकरण होते थे और राज्य सीधे तौर पर खानों पर नियंत्रण और उनका रखरखाव का प्रबंध भी करता था। उन्हें पट्टे पर देता भी था, जो आज भी करते हैं, उन्हें पट्टे पर देता भी था। और अर्थशास्त्र से पता चलता है कि बिना अनुमति के कहीं भी खदान करने का किसी को जो पावर था वो राज्य से ही लेना पड़ता था। तो विभिन्न जिलों में या विभिन्न शिल्पों में अलग अलग अध्यक्ष होते थे, विभिन्न शिल्प कलाओं के अलग अलग अध्यक्ष होते थे जो उसकी देखरेख करते थे। और उद्योग धंधों की संज्ञा अगर कहे जाए संस्थाओं में, एक संस्था का नाम में आता है श्रेणी संस्था, जो कि जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के श्रेणियों का वर्णन है। जो जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के श्रेणियों का वर्णन है वह उद्योग धंधों का ही देखरेख करते थे। जैसे काष्ठकारी श्रेणी, कुल लुहारों के वर्ग, जैसे चर्मकारों का वर्ग, जैसे चित्रकारों का वर्ग, और इस प्रकार से 18 वर्गों का उसमें वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। विभिन्न शिल्पों का जो अलग अलग अध्यक्ष होते थे और उद्योग धंधों को जो संस्थाएं होती थी उसे श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों के लिए जो शिल्पकार होते थे उसके लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। श्रेणियों का जो न्यायालय होता था वो व्यापार व्यवसायों का झगड़ों का निपटारा करने के लिए होता था। श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान होता था वह उसे महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी जो व्यापार व्यवसाय को देखते थे और उसका जो न्यायालय होता था उसका जो प्रमुख न्यायाधीश होते थे उसके महाश्रेष्ठी कहा जाता था। और राज्य में विविध प्रकार के वस्तुओं को बनाने के लिए औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए गए थे। शिल्पकारों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई थी इस काल में। और शिल्पी हाथ अथवा आंख को क्षति पहुंचाने वाले को, शिल्पियों के अगर आंख या हाथ को क्षति कोई पहुंचाता था उसके लिए मृत्यु दंड की सजा भी सुनिश्चित की जाती थी। जो उनका समय चुराते थे यानी कि उसके समय को व्यवधान करते थे उन्हें 100 पन की सजा दी जाती थी। और शिल्पियों और कारीगरों की मजदूरी का कार्य उसके अनुसार तय दर पर की जाती थी। अवकाश के दिनों में कार्य करने के लिए
जो आज भी संडे अवकाश मिलता है उसका पेमेंट अधिक होता था। अवकाश के दिनों में कार्य करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी दी जाती थी और उत्पादित वस्तु को कठोरता से जांच भी की जाती थी और अगर घटिया काम होने पर या धोखाधड़ी होने पर दंड का भी प्रावधान इस काल में था। इस प्रकार अगर कर्मकार अपना काम करने पर मजदूरी दी जानी चाहिए था उसको मजदूरी नहीं दी जाती थी। यदि कर्मकार अपना आधा काम करता था तो उसे आधी मजदूरी दे होती थी। मौर्य युग आते आते व्यापार जो था और व्यवसाय में सिक्कों का प्रचलन भी इस काल में हो चुका था। सिक्के सोने का, चांदी का तथा तांबे के बने होते थे इस काल में और स्वर्ण सिक्कों को निष्क या स्वर्ण कहा जाता था। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? स्वर्ण सिक्कों को निष्क या क्या कहते थे? स्वर्ण, निष्क या स्वर्ण कहा जाता था। निष्क और स्वर्ण दो प्रकार के स्वर्ण सिक्के होते थे। चांदी के सिक्कों को स्वर्ण हो गया, चांदी को करसापन, चांदी के सिक्कों को करसापन कहा जाता था। कहीं कहीं चांदी के सिक्कों को आपका धरन भी कहा गया। तो तांबे के सिक्कों को मासक कहते थे और छोटे छोटे तांबे के जो सिक्के होते थे उसे काकनी कहा जाता था। इस काल में सिक्कों के शासकों को सौदागरों, निगमों द्वारा प्रचलित किया जाता था। शासकों, सौदागरों और निगमों द्वारा सिक्के जो है वो राज्य में आते थे और इन पर स्वामित्व का सूचक चिन्ह लगा हुआ था। जो मालिक होता था उसका सूचक चिन्ह भी इसमें होता था। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में चांदी के आहत सिक्के मिले हैं। खुदाई के दौरान चांदी के जो आहत सिक्के मिले हैं उसको देखने से या पुरातत्वविदों ने उसके बारे में कहा कि यह जो आहत सिक्के ये मौर्य काल है और सिक्के का जो मुख्य रूप था वह चांदी और तांबे के ढाले गए थे। जो प्रधान सिक्का होता था उसे पन कहा जाता था। इसे कहीं कहीं रूपक भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल के बारे में वर्णन है और राजकीय टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसे लक्षणाध्यक्ष भी कहा जाता था। राजकीय टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, जो मुद्राओं का परीक्षण करता था और इसके लिए जो मुद्राओं का परीक्षण करने के लिए जो अधिकारी होता था उसका एक टर्म नाम है रूपदर्शक। जो रूपदर्शक होते थे, बहुत सारे टर्म हैं जिसे आपको याद रखना है। रूपदर्शक होते थे तो आप लोगों को सारा टर्म भी याद रखना है और पूरा वीडियो को बार बार देखना है, तभी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य शासन में वित्तीय वर्ष, हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है वो पहले चलता था जो अप्रैल से मार्च से अप्रैल, इस टाइप से चलता था। कहीं अलग अलग है, लेकिन उस समय जो वित्तीय वर्ष था वो आषाढ़ माह से प्रारंभ होता था, यानी कि जुलाई महीने से प्रारंभ होता था, उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता था। मौर्य काल में जनगणना भी, जो अभी हम लोग की जनगणना होती है, मौर्य काल में भी जनगणना होती थी। मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों ने इसका उल्लेख किया है और इसके लिए एक समिति होती थी जो यह कार्य, जनगणना का कार्य को करती थी। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि प्रत्येक ग्राम तथा नगर में 4 वर्षों में जनगणना ग्रामीणों तथा अधिकारियों की जनगणना विभाग द्वारा की जाती थी। मनुष्यों के साथ साथ व्यापार, चरित्र, आय, व्यय, इस बारे में भी पूरा ब्यौरा सुरक्षित रखा जाता था। इससे राज्य के विभिन्न वर्गों पर कर का निर्धारण कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाए, इस बारे में भी जानकारी हमें मिल जाती थी। मौर्य शासन व्यवस्था में निर्धन बस्तियों को धनी व्यक्तियों तथा साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए, निर्धन व्यक्तियों को धनी व्यक्ति और साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए उसके निमित्त उधार भी दिए जाते थे, जो जिस धन पर ब्याज दर सुनिश्चित राजा करता था और नियमों का पालन नहीं करने पर कठोर दंड भी दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज का जो दर था वह 15% वार्षिक था। 15% वार्षिक ब्याज दर पर आपको राज्य
पैसे भी देती थी, यानी कि जो उस समय व्यवसाय करने के लिए हर किसी को जरूरत हो तो वो 15% वार्षिक की दर से वो राज्य से ले सकता था कर, जो 15% उन्हें चुकाने पड़ते थे। जनता में अकाल, बाढ़ या किसी भी आपदा आने पर राज्य की ओर से प्रबंध किए जाते थे कि कोई भूखा न मरे और किसी भी प्रकार का बीमारी न हो। नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए सरकार विशेष ध्यान देती थी और पूरे राज्य में अनेक चिकित्सालयों का हमें जानकारी भी मिलती है। इस प्रकार से देखिए, विदेशी नागरिकों की चिकित्सा के लिए अलग प्रबंध थे और देश के जो हमारे आम नागरिक है उसके लिए चिकित्सा के अलग प्रबंध थे। जन उपयोगी औषधियों का, जेनरिक मेडिसिन जिसे हम आज के दौर में बोलते हैं, तो उस समय जन उपयोगी मेडिसिनों का भी जो राज्य है वो प्रबंध करवाता था। अशोक के लेख से पता चलता है, अशोक के लेख में ये पता चलता है कि मनुष्यों की चिकित्सा के साथ साथ ही पशुओं की चिकित्सा की भी उचित व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। नगरों की सफाई के लिए अच्छी व्यवस्था थी और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को यहाँ से आप हटा नहीं सकते हैं। इसके पश्चात जिस पर हम चर्चा करेंगे ये हमारे अर्थव्यवस्था का चर्चा हो गया। इस प्रश्न पे मैंने बोला था कि दो प्रश्न को एक साथ में मैं लूँगा, तो दो प्रश्न एक साथ में इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि दोनों प्रश्न जो है एक दूसरे के साथ हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो अब हम बात करेंगे वो है यहाँ के मौर्य काल का धार्मिक जो स्थिति थी वो क्या थी, धार्मिक दशा क्या थी, यानी कि धार्मिक दशा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, धार्मिक दशा क्या थी, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलीजियस कंडीशन। रिलीजियस कंडीशन इस काल में क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य काल में उस प्रश्न के साथ ही ये प्रश्न अगर जुड़ा हुआ आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर अलग से आता है तो इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे। मौर्य काल में जो धर्म प्रचलित थी उसमें अनेक धर्म थे। इस काल में सम्राटों का जो धार्मिक विषय में सहिष्णुता की नीति को अपनाई गई थी। विभिन्न मतों और संप्रदायों के लोग इस स्थान पर आराम से निवास करते थे और वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र थे। इस समय मुख्य रूप से जो धर्म था वह क्या था, संप्रदाय में वैदिक, बौद्ध, जैन तथा आजीविक, ये सब संप्रदाय थे और धर्म जो थे वह थे ही। तो पहला जो हमारा जो धर्म के बारे में हम लिखेंगे तो पहला पॉइंट जो देखें वह वैदिक अथवा ब्राह्मण, वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म। ठीक है, वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म। समाज का जो उच्च वर्ग था वह ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। इस काल में समाज के उच्च वर्गों में ब्राह्मणों का ही बोलबाला था और अनेक देवी देवताओं की इस समय पूजा की जाती थी तथा विविध प्रकार के यज्ञ भी किए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 8000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई थी। अर्थशास्त्र में अपराजित, अप्रतिहस्त, जयंत, वैजयंत, शिव, वैष्णव, अश्विनी, श्रीमादिरा, दुर्गा, अदिति, सरस्वती, सविता, सोम, कृष्ण आदि देवताओं का उल्लेख किया गया है। पुरोहित यज्ञ करते थे और यज्ञों के अवसर पर पशु की बलि भी दी जाती थी। अशोक के प्रथम अभिलेख से पता चलता था कि उसके राज्य में सर्वत्र पशु बलि होती थी, जिसे बंद कराने के लिए उसने आदेश जारी किया था। मैंने पहले पशु बलि होती थी तभी तो बंद कराने के लिए आदेश जारी करेगा, पहले पशु बलि होती थी उसके बंद कराने के लिए आदेश भी जारी किया था। आदेश जारी का अर्थशास्त्र में राजप्रासाद के समीप जो यज्ञशाला थी, यज्ञस्थानम जिसको बोलते थे, यज्ञस्थानम का उल्लेख भी मिलता है। ब्राह्मणों का एक वर्ग जो था वह सन्यासियों का था। ब्राह्मणों का एक वर्ग ऐसा होता था जिसे सन्यासी कहते थे। वे जंगलों में रहकर तपस्या करते थे और तपश्चर्य का जीवन व्यतीत करते थे। सन्यासी को एक शब्द बोला जाता था, उसे श्रमण कहा जाता था और यूनानी लेखकों ने उसके ज्ञान और सदाचार से की बहुत प्रशंसा की है। मेगास्थनीज के अनुसार मंडनिस नाम का एक आश्रमवासी जो थे, मेगास्थनीज के अनुसार मंडनिस नाम का एक आश्रमवासी सन्यासी था जिसने अपने ज्ञान से सिकंदर को बहुत अधिक प्रभावित भी किया था और देवी देवताओं के बारे में अतिरिक्त समय
अन्य देवी देवताओं की पूजा में भी लगाए जाते। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे। ज्योतिषियों, भविष्य वक्ताओं और शुकन विचारों आदि का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। यह हमारा हो गया ब्राह्मण धर्म के बारे में ओवरव्यू। उसके बाद हम दूसरा जो धर्म है उसमें लिखेंगे हम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का क्या स्थिति था इस काल में? अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हो चुका था। जैसा हम लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि जो पढ़ेंगे उसमें है। तो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हो गया था और उसने यह घोषित कर दिया था, जो बुद्ध ने कहा है वह सत्य है, जो बुद्ध ने कहा है वह सत्य है। और इसने धर्म का प्रचार अपने साम्राज्य के सभी राज्यों में शक्ति के एवं साधनों को नियोजित कर दिया था, सभी साधनों को नियोजित करते। उसके अथक परिश्रम के फलस्वरूप यह धर्म भारत के सीमाओं के अतिक्रमण कर पश्चिमी एशिया तथा लंका तक फैल गया था। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, जिसकी समाप्ति के बाद विभिन्न दिशाओं में प्रचारक मंडल भेजे गए थे और परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण भी इस काल में कराया गया था। कितना? 84,000। अशोक के उत्तराधिकारियों में सलीशुल्क भी बौद्ध मतानुयायी था और उसने भी इसका समान धम्म विजय की कल्पना की थी। आज के बाद हम लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे इसलिए आजीवक। आजीवक संप्रदाय का कौन था? मौखलीपुत्र घोषाल। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय का जो स्थापना किया था वो मौखलीपुत्र घोषाल था। ये बुद्ध एवं महावीर के समकालीन ही थे। बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। मौर्य युग आते आते यह एक प्रबल संप्रदाय बन चुका था। मौर्य युग आते आते यह एक प्रबल संप्रदाय बन चुका था और अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवों का भी उल्लेख है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवक का उल्लेख है और कहा गया है कि महामात्रों में आजीवों के हितों के ध्यान रखने के लिए कहा गया। धर्म महामात्रों को आजीवकों के हितों के ध्यान रखने के लिए भी बात कही गई है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में इस संप्रदाय के सन्यासियों के निवास के लिए बारबरा की पहाड़ी में इन संप्रदाय के निवासियों के निवास के लिए बारबरा की पहाड़ी में 2 गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ी में, अशोक का जो पुत्र था नाती दशरथ, उन्होंने भी इसके लिए विहार का बनाया था। कहाँ? नागार्जुन की पहाड़ी पर। इस संप्रदाय के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ब्राह्मण और जो ब्राह्मण नहीं है वे भी सम्मिलित होते थे। निर्ग्रंथ से तात्पर्य आजीवक तथा निर्ग्रंथ से तात्पर्य क्या होता है? यह जैन धर्म से है। यह सभी श्रमणों का ही एक वर्ग होता था और अशोक के लेखों में निर्ग्रंथों का भी उल्लेख हुआ है। मेगास्थनीज ने इसे नग्न साधु भी कहा जाता। मेगास्थनीज ने इसे नग्न साधु का संज्ञा दी है और परंपरा के अनुसार इस संप्रदाय का महान आचार्य जो था भद्रबाहु था और चंद्रगुप्त को जैन धर्म मत में दीक्षित इन्होंने ही करवाया था। धन्यवाद दोस्तों। बहुत सारा डिस्टर्बेंस के साथ यह वीडियो को मैं बनाया हूँ। बाहर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, मुख्य रोड का, जिसके चलते डिस्टर्बेंस हो रही है। वीडियो में थोड़ा बहुत अगर साउंड आए तो उसे नज़रअंदाज कर लें। और यह कंटेंट बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी होना है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें। और अगर दिक्कत होगा मैं वीडियो को देखूंगा तो फिर से मैं वीडियो डालने का कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि यह वीडियो सही ही बना होगा। और आप सभी से आशा करता हूं कि इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं और सभी को लाभ लेने का मौका दें। अगर आपके पास पहुंच रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इसी के साथ जोहार दोस्तों। आज क्लास समाप्त हो रही है।